आज हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस दौर की ललकार थी, पुकार थी, गर्जना थी, हुंकार थी, जब मां भारती गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। भारत पर विदेशी हुकूमत काबिज थी, जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सांस भरना भी दुश्वार था। तभी ऐलान जंग हुआ था, जिसने भारतीयों के सीने में सुलगती आजादी की आग को और भड़का दिया था। एक आवाज से भारतीयों के दिल में यलगार की हूंक से उठी थी। यह आवाज थी सुभाष चंद्र बोस की, वो बोस जिनके बिना भारत की आजादी का सपना मुमकिन नहीं था। वो सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा था कि भारत की आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए संघर्ष करना होगा। और इसी सोच से जुड़ी थी एक सेना, नाम था और हमेशा अमर रहेगा, आजाद हिंद फौज, यानी इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए एक ऐसी फौज थी जिसके सैनिकों के पास हथियार कम थे, संसाधन सीमित थे। सामने दुनिया की सबसे ताकतवर औपनिवेशिक शक्तियों में से एक थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, आजाद भारत का सपना। और इसी सपने ने हजारों भारतीयों को अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार कर दिया था। तो आखिर आजाद हिंद फौज बनी कैसे थी? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? क्यों ब्रिटिश सरकार को आजाद हिंद फौज के सैनिकों का नाम सुनकर चिंता हो जाती थी? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत तेजस्वी और महत्वाकांक्षी थे। वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते थे। इंग्लैंड जाकर उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। उनके सामने ब्रिटिश शासन के भीतर एक शानदार करियर का रास्ता खुल चुका था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने मां भारती की आजादी की लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय हुए और देखते ही देखते उनका कांग्रेस में प्रभाव बढ़ता ही चला गया। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में दोबारा अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे थे। लेकिन आज़ादी हासिल करने के तरीके को लेकर सुभाष और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मतभेद भी बढ़ते गए। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर निकालने के लिए ज्यादा आक्रामक और निर्णायक संघर्ष की जरूरत है। लेकिन इसके बाद उनके और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे थे। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। ब्रिटिश इस वॉकर में बुरी तरह उलझता चला गया था। सुभाष चंद्र बोस इसे भारत की आज़ादी के लिए एक मौके के रूप में देख रहे थे। वहीं अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर रखा था। और फिर आया वो दिन जब सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश निगरानी को चकमा देकर भारत से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जनवरी 1941 में वो कलकत्ता से सीक्रेट तरीके से निकल गए थे। भेस बदला, लंबी यात्रा की और आखिरकार जर्मनी पहुंचे। लेकिन उनका मकसद सिर्फ विदेश पहुंचना नहीं था। उनका लक्ष्य था भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। और इसी दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में एक और घटनाक्रम चल रहा था। जापान ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध कर रहा था। मलाया और सिंगापुर में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ रहे थे। जापानी सेना ने ब्रिटिश सेनाओं को पराजित किया। कई भारतीय सैनिक युद्धबंदी बन गए थे। इन युद्धबंदियों के बीच कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों को संगठित करके एक सेना बनाने की कोशिश शुरू की। यहीं से पहली आजाद हिंद फौज का गठन हुआ और बाद में रास बिहारी बोस ने इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इस सेना को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो इसे एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का चेहरा बना सके। और फिर दक्षिण पूर्व एशिया में धरती पर एक ऐसा नेता पहुंचा जिसकी आवाज भारतीयों के बीच बिजली की तरह फैल गई, सुभाष चंद्र बोस। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे और वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। अब यह सिर्फ युद्धबंदियों की एक सेना नहीं रह गई थी, ये एक राजनीतिक और सैन्य आंदोलन बन रहा था
सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों के सामने तब एक लक्ष्य रखा, दिल्ली, और उनका प्रसिद्ध आह्वान था, दिल्ली चलो। वाकई हैरत अंगेज। क्या आज कोई कल्पना भी कर सकता है कि कैसे विदेशी सरजमी पर भारतीयों को एकजुट कर कोई ऐसे सेना तैयार करे जो 200 साल से भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दे? इस कल्पना को साकार करने का इरादा कितना महान हो सकता है, वो आप आगे देखेंगे और समझेंगे। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य था, दूसरी तरफ हजारों भारतीय सैनिक। इन सैनिकों के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य था, अंग्रेजों को खदेड़ते हुए भारत की धरती पर पहुंचना और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना, भारत को आजाद कराना। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। उन्हें कई देशों से समर्थन और मान्यता मिली थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का प्रशासन आजाद हिंद सरकार को सौंपा। इन द्वीपों को सुभाष चंद्र बोस ने नए नाम दिए, शहीद और स्वराज। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई थी। ये अपने समय की एक असाधारण पहल थी। भारतीय महिलाएं भी सैन्य प्रशिक्षण ले रही थीं, हथियार चलाने की तैयारी कर रही थी और भारत की आज़ादी के लिए लड़ने का संकल्प ले रही थी। अब आज़ाद हिंद फौज सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक विचार बन चुकी थी। एक ऐसा विचार कि भारत के लोग अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़ सकते हैं। और फिर आया वो ऐतिहासिक लम्हा जिसका इंतजार सुभाष चंद्र बोस और उनके सैनिक कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा की ओर बढ़ना शुरू किया था। 1944 में अभियान इम्फाल और कोहिमा की तरफ बढ़ा। ये ब्रिटिश भारत के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। मणिपुर के मोइरांग में आज़ाद हिंद फौज का झंडा फहराया गया। ये घटना प्रतीकात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब आज़ाद हिंद फौज भारत की धरती पर पहुंच चुकी थी। लेकिन युद्ध सिर्फ जुनून से नहीं जीते जाते। इसके लिए हथियार चाहिए, भोजन चाहिए, गोली बारूद चाहिए, संचार चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ मजबूत लॉजिस्टिक्स चाहिए। आज़ाद हिंद फौज और जापानी सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मॉनसून ने हालात बिगाड़ दिए, सप्लाई टूटने लगी, भोजन और दवाइयों की कमी होने लगी थी। ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों की सेना ने जवाबी हमला किया और आखिरकार इम्फाल और कोहिमा अभियान असफल हो गया। आज़ाद हिंद फौज पीछे हटने लगी। कई सैनिक मारे गए, कई घायल हो गए, कई गिरफ्तार कर लिए गए। सैन्य रूप से आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि असली प्रभाव युद्ध के बाद दिखाई देने वाला था। 1945 में जापान की हार के साथ आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान लगभग समाप्त हो गया था। सुभाष चंद्र बोस भी अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए और उनके निधन की खबर सवालों के साए में आज भी जिंदा है। क्या बोस प्लेन क्रैश में मारे गए या फिर वो बच गए थे? बोस को लेकर सस्पेंस गहराता रहा, लेकिन उनकी सेना का नाम भारत पहुंच चुका था। लोगों की जुबान पर था कि भारत की आज़ादी के लिए भारत के बार भारतीयों की कोई सेना भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी। आज़ाद हिंद फौज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक जज्बा बन चुका था। इसके बाद फिर बड़ा मोड़ आया। ब्रितानी हुकूमत के सामने सवाल उठा कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाने का फैसला किया और इसके लिए चुना गया स्थान था लाल किला। यहीं से शुरू हुआ आज़ाद हिंद फौज का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव। पहले मुकदमे में 3 अधिकारियों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे: शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तीनों अलग अलग मजहब से आते हैं, लेकिन उन पर आरोप एक ही था: ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाना। लेकिन फिर भारत में जो होने लगा उसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। गुलाम हिंदुस्तान की आवाम सड़कों पर उतरने लगी थी।
वो आजाद हिंद फौज के रणबांकुरों के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगी थी। उनकी आजादी की रिहाई तेजी से देश में उठने लगी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में आजाद हिंद फौज के समर्थन में आवाज उठी थी। कांग्रेस के नेता भी उनके बचाव के लिए आगे आए थे। वकीलों की टीम बनी और इस टीम में जवाहरलाल नेहरू भी वकील का चोगा पहनकर हिस्सा ले रहे थे। आजाद हिंद फौज का एक एक सैनिक भारतीय जनमानस में सच्चा देशभक्त बन चुका था। बस यही अंग्रेज हार गए थे। तभी आजाद हिंद फौज की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची थी। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में विरोध हुआ था। मुंबई से शुरू हुआ ये आंदोलन दूसरे हिस्सों तक भी फैला। नौसैनिकों के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आया। इससे पहले भारतीय वायुसेना और सेना के कुछ हिस्सों में भी असंतोष और विरोध की घटनाएं हुई थीं। अब ब्रिटिश सरकार के सामने सबसे बड़ा डर सिर्फ सड़क पर होने वाला आंदोलन नहीं था। सबसे बड़ा सवाल था, अगर भारतीय सशस्त्र बलों की निष्ठा कमजोर पड़ गई तो ब्रिटिश भारत पर शासन कैसे करेंगे। यही आजाद हिंद फौज की विरासत को समझना जरूरी है। ये कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा कि आजाद हिंद फौज ने अकेले भारत को आजादी दिलाई, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन की भूमिका थी। क्रांतिकारियों का बलिदान था, किसानों और मजदूरों के आंदोलन थे और लगातार बदले अंतर्राष्ट्रीय हालात भी थे। लेकिन आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश शासन के एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ को चुनौती दी थी, भारतीय सैनिकों की ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा। और यही वो बात थी जिसने ब्रिटिश सरकार को गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में सिर्फ कुछ अंग्रेज अधिकारियों के बल पर नहीं चल रहा था। उसकी ताकत में भारतीय सेना की भूमिका बहुत बड़ी थी। अगर भारतीय सैनिकों के भीतर यही भावना मजबूत होने लगे कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए लड़ेंगे, तो अंग्रेजों के लिए भारत पर शासन करना बेहद कठिन हो सकता था। 1857 के गदर का इतिहास अंग्रेज भूले नहीं थे और आजाद हिंद फौज ने इसी भावना को एक चेहरा दिया था, एक प्रतीक दिया, एक नारा दिया, एक सपना दिया, सुभाष चंद्र बोस का सपना। आज जब हम कहते हैं कि आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आईएनए ने ब्रिटिश सेना को युद्ध में हरा दिया था। भले ही सैन्य मोर्चे पर आजाद हिंद फौज हार गई थी, लेकिन इतिहास में हर लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं जीती जाती है। कुछ लड़ाइयाँ लोगों के दिमाग में जीती जाती हैं, कुछ जंग लोगों के दिलों में जीती जाती हैं, और कुछ लड़ाइयाँ उस व्यवस्था की नींव हिला देती हैं जिसके खिलाफ वो लड़ी जाती है। आजाद हिंद फौज ने यही किया। उसने भारतीयों के सामने ये सवाल रखा कि अगर एक भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ने के बजाय भारत की आजादी के लिए हथियार उठा सकता है, तो क्या ब्रिटिश शासन हमेशा कायम रह सकता है? और शायद यही वो सवाल था जिसका जवाब अंग्रेजों को 1940 के दशक के आखिरी वर्षों में तेजी से समझ आने लगा था। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के इस सफर में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का नाम हमेशा एक अलग अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा, क्योंकि आजाद हिंद फौज की कहानी हमें सिर्फ युद्ध नहीं बताती। ये कहानी बताती है कि आजादी की कीमत क्या होती है। ये कहानी बताती है कि एक विचार हजारों लोगों को एकजुट कर सकता है। ये कहानी बताती है कि जब किसी राष्ट्र के भीतर आजादी की इच्छा पैदा हो जाती है तो उसे हमेशा के लिए दबा कर रखना आसान नहीं होता है। और शायद आज की पीढ़ी के लिए इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है। आज हमारे पास एक आजाद देश है। हम अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपनी पसंद का करियर चुन सकते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। लेकिन ये सब हमेशा से उपलब्ध नहीं था। कभी इसी देश में फैसला करने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं था। कभी हमारी अर्थव्यवस्था पर हमारा नियंत्रण नहीं था। कभी हमारे सैनिकों को एक विदेशी साम्राज्य के लिए लड़ना पड़ता था। और उसी दौर में कुछ लोगों ने तय किया कि वे इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे। सरफरोश के इस एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं थी खुशी सक्सेना और कैमरे के पीछे मेरे साथी नकुल।